हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में वुमेंस को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताई थी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है प्रेगनेंसी में, इसके क्या कॉजेस हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं। तो आज मैं आप लोग को मैनेजमेंट बताऊँगी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। इसमें स्टेज वाइज भी आप लोग को बताऊंगी कि फर्स्ट स्टेज में कैसे मैनेज करना है, सेकेंड में स्टेज में क्या करना है, थर्ड स्टेज में क्या करना है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो क्या क्या देना है। तो इसमें 3 ट्रीटमेंट है। तो पहला है ओरल आयरन थेरेपी, देन दूसरा है पेरेंटल आयरन थेरेपी, देन तीसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, पहले ओरली देंगे, देन उसके बाद पेरेंटल देंगे जिसमें आईएम और आईवी आता है, और फिर थर्ड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे जब सीवियर कंडीशन हो जाता है तब। तो चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ओरल आयरन थेरेपी। तो ओरल आयरन थेरेपी इसको हम लोग फेरस सल्फेट के रूप में देते हैं, जिसमें कि ये 200 mg आता है। और जो फेरस सल्फेट रहता है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एंड इसका इनिशियल डोज जो रहता है वो एक दिन में 3 बार देना है। ठीक है, आफ्टर द मील। देन इसका लार्जर डोज बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में अगर लास्ट स्टेज में चला गया है तो आयरन की मात्रा को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस कंडीशन में इसका लार्जर डोज की ज़रूरत रहती है। तो मैक्सिमम 6 टैबलेट एक दिन में खाना रहता है। ठीक है, देन ग्रेजुअली इसको अगर ब्लड क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो उसमें फिर ग्रेजुअली उसको क्या करना है, धीरे धीरे कम करते जाना है। देन तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि टैबलेट अगर नॉर्मल ब्लड जो 10 ग्राम से अगर ज़्यादा है ब्लड, तब क्या करना है, जो टैबलेट है आयरन का टैबलेट उसको डेली 1 टैबलेट लेना है। जो 6 टैबलेट पहले लेते थे सीवियर कंडीशन में, उसको अब 1 लेना है। ठीक है, तो ये था आयरन, ओरल आयरन थेरेपी। तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये सब होते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट है। देन देखेंगे इसका पेरेंटल आयरन थेरेपी। ठीक है, सेकेंड है पेरेंटल आयरन थेरेपी। तो इसमें इंट्रावेनस भी देते हैं और इंट्रामस्कुलर रूट में भी देते हैं। तो सबसे हम देखते हैं पहले इंट्रावेनस रूट से। तो इंट्रावेनस रूट से इसको किस फॉर्म में देते हैं, इसको आयरन डेक्सट्रेन फॉर्म में देते हैं। और ये इसमें एक एम्पूल रहता है 2 ml का, जिसमें 100 mg का रहता है, और 1 ml जो रहता है वो 50 mg का रहता है। तो इसको आईवी देते हैं। ठीक है, तो इसके आईवी के क्या एडवांटेज हैं। तो इसके एडवांटेज ये है कि ये पहला है टू एलिमिनेट एंड रिपीटेड एंड पेनफुल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मतलब कि वो रिपीटेड और पेनफुल जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं उसको एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो इसमें दर्द नहीं होता है। सेकेंड ये है कि इट इज़ लेस कॉस्टली कंपेयर टू द रिपीटेड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मतलब जो रिपीटेड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं उससे ये लो कॉस्ट का है, ज़्यादा पैसे इसमें नहीं लगता है। ठीक है, ये था एडवांटेज। देन हम देखेंगे इसके लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में क्या है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन टू पेरेंटल थेरेपी टू कंट्राइंडिकेटेड फॉर इट्स यूज। तो अगर पहले से अगर कंट्राइंडिकेटेड है ये, मतलब पेरेंटल यूज करने से, तो इसको नहीं देना है। ठीक है, देन है हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्ड डज नॉट अपीयर बिफोर द 4 to 9 वीक, मतलब बिफोर 4 to 9 वीक के अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता। और ड्यूरिंग द डिलीवरी कितना चाहिए होता है, जो हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोग्लोबिन का जो लेवल होना चाहिए एटलीस्ट 10 ग्राम% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सेफ़ रहता है। ठीक है, तो ये था लिमिटेशन। देन ये हम दिखाते हैं सेकेंड वाला इंट्रामस्कुलर रूट। तो इंट्रामस्कुलर रूट में क्या है, पहला है इसको भी आयरन डेक्सट्रेन के फॉर्म में ही देते हैं, लेकिन इसको इंट्रामस्कुलरली देते हैं। इसमें भी डोज सेम रहता है, जो 2 ml का क्या रहता है, एम्पूल रहता है, जिसमें 100 mg रहता है वो कंटेन इसमें। ठीक है, देन ये पेरेंटली अगर आयरन जो है कंट्रा इंडिकेटेड है, हु हैव द लीवर एंड द रीनल डिसऑर्डर। ठीक है, अगर जिसमें रीनल और लीवर डिसऑर्डर है उसमें पेरेंटली क्या रहता है, कंट्रा इंडिकेटेड रहता है। और जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है उसको ओरल टैबलेट के साथ नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट आता है, जैसे कि हेडेक, डेजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब। ठीक है, और जो इंजेक्शन हम देते हैं उसको क्या करना है, एकदम डीप में देना है, मसल्स के डीप में देना है, ताकि एब्सिस फॉर्मेशन ना हो या फिर फैट नेक्रोसिस ना हो। तो ये था इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट में
देन हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो थर्ड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें क्या है, ये इंडिकेटेड कब रहता है, जब पेरेंटली और ओरली टैबलेट क्या रहता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है प्रॉपर, तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, तो इसका इंडिकेशन है। तो पहला क्या है, टू करेक्ट एनीमिया ड्यू टू द ब्लड लॉस एंड टू कॉम्बैट द पोस्टमार्टम हेमरेज। तो ये बहुत ज़्यादा जब ब्लीडिंग होता है, ब्लड लॉस होता है या पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, उस कंडीशन में एनीमिया को करेक्ट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट है रिफ्रैक्टिव एनीमिया। रिफ्रैक्टिव एनीमिया किसको बोलते हैं, जब जो एनीमिया है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है ओरल या पेरेंटल थेरेपी का, तब हम लोग क्या देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एनीमिया। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो पेशेंट है उसके अगर ब्लड नहीं है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल और आयरन की मात्रा को, ताकि इसका इफेक्ट बच्चे पर भी ना पड़े। देन है इसके बाद ये था हमारा ड्रग, जिसमें ट्रीटमेंट में हम लोग देखें कि पहला था ओरल थेरेपी, देन इन पेरेंटल थेरेपी, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन हम देखेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना है टू बी द टेकन फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला है द ब्लड शुड बी ट्रांसफर मस्ट बी फ्रेश। ठीक है, तो जो ब्लड हम लोग ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 24 आवर्स के अंदर का वो ब्लड होना चाहिए। देन सेकेंड है कि ओनली पैकेट सेल आर ट्रांसफ्यूज, मतलब जो पैकेट सेल्स है उसी को ट्रांसफ्यूज करना है, और इनका क्वांटिटी शुड बी बिटवीन द 18 to 100 ml एट ए टाइम, मतलब ये 80 से 100 ml का होना चाहिए एट ए टाइम में, वरना बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है हार्ट में, तो हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, देन ड्रीप को स्टार्ट करना है अबाउट 10 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, पर मिनट में 10 ड्रॉप स्टार्ट करना है। देन ट्रांसफ्यूजन को रिपीटेड नहीं करना है 24 आवर्स में। देन क्या है, टू अलाउ द टाइम फॉर द सर्कुलेटरी रीएडजस्टमेंट ट्रांसफ्यूजन शुड नॉट बी रिपीटेड विद इन द 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के अंदर में रिपीटेड नहीं करना है, क्योंकि हार्ट को भी सर्कुलेशन को भी रीएडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वरना 24 आवर्स के अंदर भी अगर ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो इसका इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है, तो इससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, देन ऑलमोस्ट प्रिकॉशंस आर बी टेकन टू मिनिमाइज द रिएक्शन एंड ओवरलोडिंग ऑफ द हार्ट। तो ये मतलब सभी प्रिकॉशन को लेना है, क्योंकि ये रिएक्शन को भी कम करता है और हार्ट में ओवरलोड को भी कम करता है। इसमें एंटी हिस्टामिन देते हैं, एंटी हिस्टामिन 24 mg, जिसको इसमें आता है फिनार्गन 25 mg आता है, जिसको ये क्या है, एंटी एलर्जी ड्रग है, तो एलर्जी को ये कम करता है, ये रिएक्शन को। ठीक है, देन है डायरेटिक्स भी देते हैं 20 mg, ये हार्ट में जो ओवरलोड करता है उसको बचाता है, या फिर क्या करता है, जो नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस हो जाता है, जैसे कि बाहर से हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए, अंदर से जो फ्लूइड है उसके बीच में क्या नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस हो गया या ओवरलोड हो गया, तो ये डायरेटिक्स क्या करता है, उसको कम करता है। ठीक है, एंड क्लोज मॉनिटरिंग करते रहना है, वाइटल साइन लेना है। ये था प्रिकॉशन हम लोग को क्या क्या करना है ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन देखेंगे हम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द लेबर। तो ड्यूरिंग द लेबर हम लोग को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट को क्या क्या करना है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर देखेंगे, देन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, देन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, देन उसके बाद हम परप्यूरम में देखेंगे क्या क्या मैनेजमेंट करना रहता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है, उनको प्रॉपर बेड रेस्ट देना है, देन लाइट एनाल्जेसिक देना है ताकि पेन रिलीफ हो सके, देन अरेंजमेंट फॉर द ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए भी अरेंजमेंट करना है, क्योंकि इससे मैटरनल को भी ऑक्सीजनेशन अच्छे से पहुंच पाएगा और बच्चे को भी चांस कम हो जाएगा फीटल हाइपोक्सिया होने का। ठीक है, देन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस टेक्निक को अपनाना है ताकि प्लूरिपुलर इन्फेक्शन ना हो। ये था फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या क्या मैनेज करेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिक पेशेंट। ठीक है, देन सेकेंड स्टेज में देखेंगे क्या क्या करना है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो एसेप्सिस इज मेंटेन, एसेप्सिस को मेंटेन करके रखना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। देन सेकेंड है कि डिलीवरी अगर नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग इसको फॉर्सेप्स डिलीवरी या फिर वैक्यूम डिलीवरी करा सकते हैं, ताकि जो ड्यूरेशन है सेकेंड स्टेज का उसको कम कर सके और ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, क्योंकि एनीमिक पेशेंट में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा खतरा रहता है मदर पर भी और फीटस पर भी। देन थर्ड ये फिर क्या है, इसमें मेथार्जिन भी देते हैं, इंट्रावेनस मेथार्जिन। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जो होता है सेकेंड स्टेज में उसको कम करता है, इसको 0.2 mg देते हैं। ठीक है, ये था सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। देन देखेंगे थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज में क्या करना है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस शुड बी रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश पैकेट सेल्स ट्रांसफ्यूजन। तो जितना ब्लड लॉस हुआ है ड्यूरिंग लेबर सेकेंड स्टेज में, उसको फिर से पैक्ड सेल्स से हम लोग को रिप्लेस करना है। ठीक है,
ट्रांसफ्यूज करना है। देन सेकंड क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांसफ्यूजन शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट लॉस, मतलब जितना लॉस्ट हुआ है ड्यूरिंग द लेबर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या ओवरलोड हो सकता है हार्ट पर, ठीक है। तो ये था सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम लोग क्या मैनेज कर सकते हैं। देन देखेंगे परफ्यूरियम के टाइम पे क्या क्या मैनेज करना है। तो सबसे पहले है कि पेशेंट को एडिक्वेट बेड रेस्ट देना है। देन सेकेंड है दिस एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन शुड बी प्रॉम्प्टली डिटेक्टेड एंड ट्रीटमेंट, मतलब एनी साइन कोई भी अगर इन्फेक्शन है, क्योंकि ड्यूरिंग द लेबर क्या हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए क्या करना है, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत क्या करना है, डिटेक्ट करना है, उसको ट्रीटमेंट करना है। देन हम इसमें एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक किस कंडीशन में दे सकते हैं, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो, ठीक है। देन एंटी एनीमिक थेरेपी भी कंटिन्यू देते रहना है, क्योंकि एनीमिया की कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए आयरन या फिर इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन देते ही रहना है। देन क्या है, जो इवन द अदरवाइज नॉर्मल केसेस आयरन थेरेपी शुड बी कंटिन्यू एटलीस्ट 3 मंथ फॉलो डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद एटलीस्ट 3 मंथ तक क्या करना है, आयरन थेरेपी देते रहना है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो इसमें ब्लड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए कंटिन्यू रखना है, ठीक है। देन पेशेंट के घर वाले को, फैमिली को क्या करना है, काउंसलिंग देना है कि उनके कैसे केयर किया जाना चाहिए घर में। देन अ पेशेंट शुड बी वार्न ऑफ द डेंजर ऑफ द रिकरेंट इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, तो पेशेंट को वार्न करना है कि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी जो है उसको रोकना है, क्योंकि अगर दोबारा अगर फिर से प्रेग्नेंट हो गई तो पहले से ही प्रेग्नेंट वुमेंस को क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर से वो कंसीव करेगी तो और ज़्यादा इफेक्ट करेगा उसके बॉडी के ऊपर और उसके बच्चे के ऊपर, तो उनको बताना है कि इतना जल्दी 2 साल के अंदर में कंसीव ना करें, ठीक है। तो ये था परप्यूरियम के टाइम पे क्या क्या मैनेजमेंट करना है। देन हम देखेंगे प्रिवेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है। तो पहला पॉइंट से इसमें अवॉइडेंस ऑफ द फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, तो फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ को हम लोग को अवॉइड करना है, क्योंकि मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, अगर फ्रीक्वेंटली क्या है विदिन 2 ईयर्स में अगर चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो इससे और ज़्यादा खतरा होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, क्योंकि वुमेंस में एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड नहीं बन पाता है और इससे बच्चे को भी इफेक्ट पड़ता है और मदर को भी, ठीक है। तो अवॉइड करना है फ्रीक्वेंट बर्थ को। देन सेकेंड है सप्लीमेंट्री द आयरन थेरेपी, तो आयरन थेरेपी को सप्लीमेंट करते रहना है, इसमें आयरन और फॉलिक एसिड दोनों देते रहना है। आयरन का जो मात्रा है वो क्या है 200 mg फेरस सल्फेट देते रहना है, ठीक है। देन है डाइटरी एडवाइस, तो डाइटरी एडवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइटरी एडवाइस। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग को क्या क्या डाइट मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा ताकि एनीमिया ना हो। तो इसके लिए क्या है, वेल बैलेंस डाइट रिच इन आयरन प्रोटीन ये सब रहना चाहिए। तो फूड रिच इन आयरन जैसे कि लीवर, मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन पी, बीन्स, होल व्हीट, ये सब क्या है आयरन इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो इसको इनटेक करना है। एंड आयरन यूटेंसिल शुड प्रिफरली बी यूज टू कुकिंग, तो इसमें क्या है आयरन वाले यूटेंसिल में हम लोग को खाना बनाना है ताकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो। देन है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फॉलिंग हीमोग्लोबिन लेवल, अगर हीमोग्लोबिन लेवल फॉल हो गया है तो उसको अर्ली डिटेक्शन करना है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 28 वीक जो फर्स्ट विजिट होता है एंटीनेटल विजिट उसमें डिटेक्ट करवाना है, ठीक है। एंड सेकेंड फिर नेक्स्ट है अवॉइड द एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो एक्सेसिव जो ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर उसको अवॉइड करना है, मतलब उसमें हम लोग वैक्यूम डिलीवरी करा सकते हैं ताकि कम से कम ब्लीडिंग हो, ठीक है। द नेक्स्ट है वुमेन नीड टू बी टॉट अबाउट द सोर्स ऑफ आयरन, तो वुमेन्स को हम लोग को बताना है, समझाना है, एजुकेट करना है कि क्या है सोर्स आयरन का। तो आयरन के जितने सोर्स हैं वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेबल्स, मीट वगैरह, वो सब के बारे में बताना है। तो ये था प्रिवेंशन ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आप लोग को समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।